साथी नमस्कार। मैं शिक्षा मित्र राजकमल के जन विचार शिक्षा मित्रों की सुनो पुकार में आपका स्वागत करता हूं। होली बहुत नज़दीक है और खुशियों की बौछार, होली का त्यौहार, लेकिन शिक्षा मित्रों की फीकी होली, न खुशियों की बरसात, न खुशियों की बौछार। साथी आपके सामने मैं एक नए वीडियो के साथ रूबरू हूँ। सभी साथी मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एवं कमेंट भी करें। जो साथी के लिए कर सकते हैं वे करें। भारत में एक बहुत पुराना शब्द है जिसका नाम है विद्या। विद्या कोई नया शब्द नहीं है, वेदों से निकला हुआ, उपनिषदों से निकला हुआ शब्द है, पुराणों से निकला हुआ शब्द है विद्या। लेकिन जब से हमारे देश में उपनिवेशी ताकतें आईं, अंग्रेजों का आक्रमण हुआ, आक्रांताओं का जब यहाँ पर समावेश हुआ, तो यहाँ पर शिक्षा ने जन्म लिया। अब शिक्षा और विद्या कैसी होती है, आपको मैं एक कहानी के माध्यम से और सत्यता के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो राजा लोग होते हैं वो कैसे वायदा से मुकर जाते हैं। यही नहीं है कि आजकल के जो राजा हैं, नेता हैं, यही मुकर जाते हैं। बहुत दिनों से ये सिलसिला चला आ रहा है कि जनता से वायदा करते हैं और उसके बाद में मुकर जाते हैं। एक बहुत पुरानी एक कहानी है महाभारत काल की, कि एक राजा का लड़का गुरुकुल में पढ़ता था और उसी गुरुकुल में एक बहुत गरीब घर का बालक पढ़ता था। दोनों विद्या पढ़ते थे। विद्या पढ़ते पढ़ते वो राजा का जो पुत्र है वो एक आफत में फंस जाता है, और इतनी विलक्षण आफत उस रात आती है कि उस आफत से उबारने के लिए उस गरीब का जो पुत्र पढ़ता था उसने उस आफत को उसके वहाँ से हटाया, उसे जीवन दान दिया। ऐसा वो कौन सा शख्स था जिसे जीवन दान दे दिया? वो थे महाराज द्रुपद, और उनका मित्र जो था, जो गरीब का लड़का था, उनका नाम था द्रोण। जब द्रोणाचार्य ने उस अपने मित्र को उस आफत से बचाया, तो मित्र ने वायदा किया, जो राजा का पुत्र था, कि भैया आज तुमने मेरा जो जीवन दान दिया है, मुझे बचाया है, मैं इस ऋण का आपसे कब ऋण हो पाऊंगा, कब उड़ पाऊंगा, लेकिन मैं ये आपसे वायदा करता हूँ कि जब मैं राजा बनूंगा तब आप और मैं दोनों जने राज्य चलाएंगे, दोनों जने साथ साथ रहेंगे। भाइयों, बहुत दिनों के बाद दोनों गुरुकुल में विद्या पढ़ने के बाद अपने अपने घर चले गए। राजा का पुत्र राजा बना, जिन्हें द्रुपद बोलते हैं, और द्रोणाचार्य जो थे वो गरीब घर के बालक थे, अपनी गुजर बसर अपने घर में चलाने लगे। बहुत गरीबी आ गई उन पर, इतनी गरीबी कि बता नहीं सकता। उनका जो बच्चा था द्रुपद का, वो दूध के लिए चिल्ला रहा था, तो द्रोणाचार्य की पत्नी ने चावल का पिसा हुआ जो आटा था वो ओठों से लगाकर और बाहर निकाल दिया, और पुत्र भी ऐसा कि उसने कहीं कहा नहीं। उसके मित्रों ने जब पूछा कि भैया क्या खा के आए हो, तो उसने कहा कि मैं दूध पी कर आया हूँ, तुझे दिखता नहीं इन ओठों पर सफ़ेदी नहीं लगी है? तो उनकी पत्नी ने कहा कि प्रीतम, जब आप इतने आफत में फंसे हुए हो, आप तो बताते हैं कि मेरा मित्र जो है वो एक राजा है, तो आप राजा के पास जा नहीं सकते हैं। तो जब पत्नी की बात सुनी तो द्रोणाचार्य उस गरीबी को देखकर अपने मित्र राजा के पास पहुँचे
और राजा से कहा कि भैया, बरसों पहले तुमने ये वायदा किया था, जब मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, आप इतनी आफत में फंसे हुए थे, तो आपने कहा था कि संग संग राज्य चलाएंगे। अब वो दिन आ गया है, आप मुझे स्वीकार करें। द्रौपदी ने कहा कि अरे मित्र, ये बच्चों जैसी बातें आप कैसी कर रहे हैं? मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? हैं, मैं आपको राज्य चलाने दूंगा? जब ये बात द्रोणाचार्य ने सुनी तो स्तब्ध रह गए और सोचने लगे, वाह, आदमी कैसे मुकर जाता है। तो उधर द्रोणाचार्य पर विद्या का भूत सवार हुआ और वो वहां से नंगे हाथ जब घर लौटे तो आकर उन्होंने एक ऐसे विद्यार्थियों की श्रृंखला तैयार की, ऐसे विद्यार्थियों की श्रृंखला तैयार की और उन्होंने ऐसा वायदा निभाया कि एक बार द्रुपद को बहुत नीचा दिखना पड़ा और उनके शिष्यों ने महाराज द्रुपद को उनके चरणों में डाल दिया। जब द्रुपद ने आंखें खोलकर देखा तो सामने मित्र खड़ा था। तो महाराज द्रुपद ने बहुत क्षमा मांगी और कहा कि मित्र, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। उस दिन भी तुमने प्राण मेरे बचाए थे और आज मुझे प्राणों की भिक्षा फिर दे। द्रोण ने कहा कि कौन किसका मित्र होता है। मित्र पर जब आफत पड़ती है तो लोग भूल जाते हैं। आप कैसे राजा हैं जो मुझे भूल गए थे। लेकिन अनुनय विनय के बाद द्रौपदी ने फिर प्राण की रक्षा की भीख मांगी है और द्रोणाचार्य ने रक्षा उन प्राणों की है। भाइयों, जब राजा बन जाता है व्यक्ति तो सब कुछ भूल जाता है। ठीक इसी तरह मेरे 1,72,000 जो शिक्षा मित्र भाई बहन हैं, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। जितने भी मेरे भैया शिक्षा मित्र हैं 1,72,000, वे सब समय से विद्यालय जाते थे और जा रहे हैं, अच्छी तरह बच्चों को पढ़ा रहे थे और पढ़ा रहे हैं। लेकिन राजा ने वायदा किया, हमें देखकर कि हमारे शिक्षा मित्र साथी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के 1 लाख से ज़्यादा जो गांव हैं उनमें से आवाज़ निकलती हुई विधानसभा में घुसी। हर एमएलए, हर एमपी, हर मंत्री के मुंह से ये आवाज़ निकली कि शिक्षा मित्र जो उत्तर प्रदेश के हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन बाहरी राजा, तुमने शिक्षा मित्रों का ऐसा चौपट करवाया। मैं किसी पार्टी विशेष या किसी से नहीं कह रहा हूँ, शिक्षा मित्र तो पढ़ा रहा था और आपने वायदा भी किया था। तो वायदा जो आपने किया था कि हम 3 महीने में आपका सब कुछ सही कर देंगे, आपको न्यायालय से अलग रखेंगे, आप अपना विद्या अध्ययन बच्चों को करवाएं, समय से विद्यालय खोलें, तो शिक्षा मित्रों ने तो ऐसा ही किया था। लेकिन जो राजा होता है वो राजा भूल जाता है और उसका परिणाम बहुत भयंकर होता है। भाइयों, आज जो शिक्षा मित्र 1,72,000 है, उसमें से हजारों शिक्षा मित्र, अब देखिए भाइयों, हजारों शिक्षा मित्र, हजारों शिक्षक बहुत होते जो काल कलवित हो गए, जिन्हें हृदय गति से उनके घरों में सन्नाटा छाया हुआ है। वो अपने बच्चे कैसे पालें? 3-4 हजार विधवाएं दुख के आंसू रो रही हैं, कोई नहीं सुन रहा। मैं शिक्षा मित्र सभी साथियों से कहूँगा कि आप ऐसा न करें। लेकिन याद रखना भाइयों, ये विद्या एक ऐसी चीज़ है, इसमें से बहुत अनुपम से अनुपम व्यक्ति इसी में से निकले। साथियों, 19वीं शताब्दी में बड़े बड़े लोग पैदा हुए, उनमें से 3 लोग ऐसे पैदा हुए
जिनका मैं थोड़ा सा जिक्र कर रहा हूँ। 19वीं शताब्दी में न तो इंटरनेट था, न मोबाइल था, और न रेडियो था, न संचार था, कोई सुविधा ऐसी नहीं थी। लेकिन एक व्यक्ति ऐसे पैदा हुए जिनका नाम था कार्ल मार्क्स, जो प्रशिया की एक राज्य है, देश है प्रशिया, उसी के संचालित एक देश था जिसका नाम जर्मन था। उसी में कार्ल मार्क्स पैदा हुए, बड़े हुए, और उन्होंने इतनी नवचेतना जलाई, इतनी नवचेतना जगाई अपने देश के अंदर कि उनकी आवाज़ जो थी वो पूरी दुनिया में गूंज गई। उन्होंने कहा कि दुनिया के मजदूर लोग सब इकट्ठे हो जाएं और आप अपने को कम मत समझें, कम मत आंकें। एक बार वो समय आएगा कि मजदूरों का शासन होगा। और उनके कहते कहते रात दिन में ऐसी व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन हुआ कि दुनिया दो हिस्सों में बट गई और लोग उन्हें साम्यवादी कहने लगे। आज इस बात का आपको मानना पड़ेगा कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उनमें आधे से थोड़े कम मानिए, किसी में आधे से ज़्यादा मानिए। आधे से कम हैं वो विरोध में खड़े हैं, जो कम्युनिस्ट हैं, और जो आधे से ज़्यादा हैं उनका राज्य चल रहा है एक आदमी की आवाज़ पर कि मजदूरों संगठित रहो, तुम्हारा एक दिन आने वाला है। और सभी संगठित हो गए। दूसरे एक व्यक्ति हुए 19वीं शताब्दी में स्वामी दयानंद सरस्वती, जो गुजरात में टंकारा जो जगह है काठियावाड़ के पास, उसी टंकारा गांव में पैदा हुए। बचपन का नाम उनका मूलशंकर था, लेकिन बड़े होकर वो स्वामी दयानंद कहलाए। 19वीं शताब्दी का बहुत बड़ा प्रखर दिमाग का एक बेटा पैदा हुआ टंकारे में, और उसने ऐसी विद्या की ऐसी अलख जगाई कि जितने धार्मिक पाखंडी लोग थे, जितने बुरे पथ पर चलने वाले लोग थे, धर्म की आड़ में काम करने वाले लोग थे, उनके ऊपर गहरा तमाचा मारा और पूरे संसार के अंदर वेद की ज्योति जलाई। और उन्होंने बंबई में एक गांव में आर्य समाज की स्थापना की। समय था 1875। घरों में भूत प्रेत व्याधाएं, सुबह और शाम लोगों के टूटते परिवार, ये एक धर्म के ऊपर जो पाखंड फैला हुआ था, उस पाखंड खंडनी पताका को स्वामी दयानंद ने इतना चिरस्थायी बना दिया कि लोग उनके दीवाने हुए और संसार में आर्य समाज का डंका पिटा। ऐसे महामानव को हम प्रणाम करते हैं। और तीसरे हुए सिगमंड फ्राइड। तीसरे एक व्यक्ति बहुत अद्भुत पैदा हुए। लोग उससे पहले यही जानते थे कि शरीर में बीमारियां होती हैं। सिगमंड फ्राइड से पहले लोग यही जानते थे कि बीमारियां जो हैं वो शरीर में पैदा होती हैं। लेकिन सिगमंड फ्राइड ने कहा कि नहीं, बीमारियां शरीर से अलावा मन में, चेतना में, बुद्धि में, सपने में, इसमें भी बीमारियां पैदा होती हैं। लोगों ने उन्हें झूठा 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 फरेबी कहा, लेकिन वो बोलते चले गए। एक बार पूरी दुनिया को मानना पड़ा कि सिगमंड फ्राइड की बात सही है, अपनी सोच में भी बीमारी होती है। तभी तो आज के डॉक्टर बोलते हैं इस कोरोना काल में कि अपनी सोच बदलो, ज़्यादा चिंता मत करो। चिंता करने से बीमारियां आती हैं, ज़्यादा सोच करने से बीमारियां आती हैं, मन को ज़्यादा उद्वेलित आप रखोगे तो बीमारियां आती हैं। ये किसका कथन था? सिगमंड फ्राइड का। और आज पूरी दुनिया सिगमंड फ्राइड को मानती है और उनके विचार एवं सिद्धांतों से जुड़ी हुई है। भाइयों, एक सिद्धांत होता है और सिद्धांत के माध्यम से सारी दुनिया जुड़ जाती है।
लेकिन लोग पहले उसे झूठ छल फरेब बताते हैं। एक लड़का बाग में बैठा है, नाम उसका न्यूटन है। सेब गिरा पेड़ से। जैसे ही सेब गिरा तो क्या आश्चर्य था, सेब तो गिरता ही है, ऊपर से जो चीज़ गिरेगी वो नीचे गिरती है। लेकिन न्यूटन ने कहा नहीं, ये सेब क्यों गिरा, इसका कारण क्या है। और सेब नीचे गिरा। उसने इस बात के पीछे इतना गहन अध्ययन उस विद्या के द्वारा किया कि साथियों, एक बार पूरी दुनिया ने माना कि न्यूटन की जो खोज है वो अतुलनीय है। इसी के द्वारा हम बहुत से काम दुनिया में न्यूटन न होते तो न कर पाते। यदि न्यूटन न होते तो क्या होता। न्यूटन एक बालक, जब वो घर पहुंचा तो उसने अपने पिता से कहा कि बाग में एक सेब ऊपर से गिरा, लेकिन क्यों गिरा। किसी ने बात नहीं सुनी, लेकिन उसने अपने वैज्ञानिकों के आविष्कारों के द्वारा, उसने विचार के द्वारा इस बात का प्रतिष्ठापित किया कि इसका भी कोई सिद्धांत है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत उन्हीं की देन है। साथियों, एक से एक गैलीलियो सबसे सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक हुए हैं, बहुत उद्भट विद्वान गैलीलियो। उन्होंने सबसे प्रथम कहा कि पृथ्वी गोल है। लोग हंसे कि ये गैलीलियो कहता क्या है, पृथ्वी गोल है ही नहीं। चर्च ने तो उसे झूठा बनाया, झूठा कहा और कहा कि हमारे भगवान जो हैं वो लिख कर गए हैं कि पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी चपटी है। और ये गैलीलियो कहता है कि पृथ्वी गोल है। इसका मतलब है कि हमारे जो ईश्वर हैं उनका आदेश का उल्लंघन कर रहा है। और भरी सभा में गैलीलियो की हत्या कर दी जाती है। जो सत्य बोलते हैं, सत्य के पथ पर चलते हैं, उन्हें बहुत यातनाएं मिलती हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रताड़ना मिलती है। साथियों, यही काम जो गैलीलियो के साथ हुआ वो ही शिक्षामित्रों के साथ हो रहा है। शिक्षामित्रों ने 20 वर्ष तक अपनी भरी जवानी, अपने भी दिन, जो दिन उसे कहीं अपने जीवन के ऐसे दिन लगा देता तो उसके बच्चे पढ़ सकते थे। शिक्षामित्र अपना खुद का निजी घर बना सकता था। वो शाम और सुबह अच्छी तरह पेट भर के भोजन अपने बच्चों को खिला सकता था। लेकिन ये क्या हुआ, मेरे देश के राजा और झूठ बोले। मैं योगी आदित्यनाथ जी से, मैं अपने महाराज जी से यही निवेदन करूँगा कि हे महाराज जी, आप शिक्षामित्रों की व्यथा सुनिए। चाहे नई दिशा बन गई हो, चाहे आप प्री प्राइमरी करें, चाहे कैसी भी प्राइमरी करें, ये लर्निंग का विषय है, ये अनुभव का विषय है। और अनुभव जिसे होता है वो बहुत कुछ कर सकता है। आपने एक शब्द सुना होगा जिसे कहीं कहीं के पे कूप मंडूक बोलते हैं। कूप मंडूक। एक कुआं था, कुआं, और उस कुएं में एक मेंढक रहता था। कहीं से एक मेंढक किसी गंगा नदी में एक ऐसा ज्वार सा आया, बाढ़ आई, और उस नदी का पानी उस कुएं में जाकर गिरा। तो उस नदी का जो मेंढक था गंगा का, वो उस कुएं में गिरा। जब दूसरा मेंढक, उस मेंढक ने देखा तो बोला, अरे भाई तुम कहाँ से आए हो? कहा कि मैं नदी से आया हूँ, गंगा नदी से। कहा कि गंगा नदी? इससे भी बड़ी कोई नदी है जहाँ मैं रहता हूँ? इस कुआं से भी बड़ी कोई नदी है? उसने कहा कि भैया बहुत बड़ी नदी है, वहाँ से आया हूँ और मैं भी इसमें फंस गया। उसने कहा कि कितनी बड़ी नदी? और उस मेंढक ने अपनी दोनों टांगें पीछे वाली जो हैं इधर उधर पसारी
और कहा कि इतनी बड़ी नदी? उसने कहा इससे भी ज़्यादा बड़ी नदी। और मेंढक ने एक छलांग लगाई और कहा कि इससे भी ज़्यादा बड़ी? कि हाँ, इससे भी ज़्यादा बड़ी। कहा कि तो इसका मतलब है कि हमारे कुआं से बड़ी? कहा कि हाँ, कुआं से बड़ी। कुएं वाला मेंढक बोला तू झूठ बोलता है, झूठा है तू, झूठा है, हम तुझे यहाँ नहीं रहने देंगे, तू झूठा है। जिस जिस मेरे बाबा ने अपनी जान यहीं गंवाई है, अपना पूरा जीवन यहीं बिताया है, मेरे बाप ने यहाँ अपना जीवन पूरा बिताया है, मुझसे कह के गए हैं कि जो कुछ भी है संसार इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। और तू कहता है कि कुएं से बड़ा सागर हो सकता है, नदियाँ हो सकती है, तू झूठ बोलता है। लेकिन उस कुएं के मेंढक के ऊपर जब बरसात का पानी गिरा और दोनों भाई जब बाहर निकले तो देखा कि चारों तरफ जल ही जल भरा हुआ है। तब उस गंगा नदी के मेंढक ने कहा कि भैया देख लिया, देख लो भाई, अब तुम तो भीतर वाला जो संसार था उसी को बड़ा मान रहे थे। तो कुएं के मेंढक ने कहा कि भाई इतना हमें अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि हमारे बाप दादे जो हैं वो इसी को बड़ा बता रहे थे तो हम भी बड़ा बताने लगे। तो याद रखना भाइयों, जो शिक्षा है और विद्या है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। जो शिक्षा है वो ये सोचती है कि इसमें हमें इससे फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, और हम ये नहीं करेंगे, ये करेंगे। लेकिन विद्या ये नहीं कहती है। और शिक्षा मित्र उसी विद्या के सहारे पर चला। उसने कभी नहीं सोचा कि ये मेरे बच्चे नहीं है, उसके तो गांव के बच्चे थे। उन गांव के बच्चों में उनका खून दौड़ रहा था। उसने बहुत अच्छी तरह पढ़ाया लिखाया, फिर भी उसके साथ जो धोखा हुआ, धोखा किसी ने भी किया हो, किसी पार्टी ने किया हो, मैं किसी के पक्ष या विपक्ष की कोई बात नहीं है। मैं यही सोच रहा हूँ कि कैसे भी शिक्षा मित्र जो हैं वो अपनी मेहनत के बल पर यहाँ तक पहुँचे थे और उन्होंने मेहनत से ही पढ़ाया था। मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप धैर्य बनाए रखें। जो धैर्य होता है वो बहुत एक बड़ी चीज़ होती है। अनुभव एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप मेरी दो माँ थी, एक बिना पढ़ी लिखी थी और एक पढ़ी लिखी थी। बिना पढ़ी लिखी के जब साथ हम नहर पर घूमने या खेतों पर जाया करते थे तो एक छोटी सी चिड़िया धूल में जब लोट मारती थी तो वो कहती थी कि आज पानी बरसेगा, और वास्तव में पानी न बरसा तो छींटें आई। ये अनुभव कहाँ से आया? ये अनुभव जो था वो विद्या का था। मेरी जो पढ़ी लिखी माँ थी, चाहे कितनी भी सब्जी बनाए, लेकिन आंखें बंद करके जब सब्जी में नमक डाल दे तो न ज़्यादा हो न कम हो। ये क्या था? ये अनुभव था। आप घर घर माताएं बहनें जब रसोई घर में कोई चीज़ बनाती हैं तो जितना भी मसाला, हींग का अनुपात कितना होना चाहिए, मिर्च का अनुपात कितना होना चाहिए, नमक का अनुपात कितना होना चाहिए, पानी कितना डालना चाहिए, आपको सब पता है, क्योंकि आपने बरसों से यही काम किया है, तो आपका अनुभव हो गया। उसी तरह से ये शिक्षा मित्र साथी 20 वर्ष से पढ़ा रहे थे, उन्हें बहुत अनुभव था और वो तहे दिल से पढ़ाते थे। मैं सभी साथियों से ये अनुरोध करता, ये गुजारिश करता कि आप निश्चिंत रहें। आपके जीवन में खुशहाली आएगी, आपके जीवन में खुशहाली आएगी, आपके जीवन में खुशहाली आएगी। अंधेरा चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन जिस समय सूरज निकलेगा अंधेरा दूर खड़ा होगा, अंधेरा फटकेगा नहीं। आप सभी साथियों से मेरा नम्र निवेदन है कि अपने साथी के लिए, अपने भाई के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को
दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा, कोने कोने तक पहुंचा। आपका साथी शिक्षा मित्र राजकमल, राजकमल के जन विचार शिक्षा मित्रों की सुनो पुकार। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र। नमस्ते।